आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो केस तो है ही है, लेकिन साथ में एक ऐसा केस है कि आज इतने साल यानी 16-17 साल गुजरने के बाद भी आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो सका। किसी भी एक इंसान को मुजरिम नहीं बनाया गया इस केस के अंदर। वेल दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे डिबेटेड और सबसे फेमस अनसॉल्व्ड केस के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा आरुषि तलवार के केस के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं क्राइम रिकॉर्ड। But first, our top story, the latest developments in the Arushi Talwar murder case. What we are being told is at this moment the big breaking news, the end of 5.5 years, Arushi Talwar. He was put through a lie detector test, and sources in the CBI say he was deceptive during that test. So much of interest, and yet there's so much misinformation as well. I'm not going to answer any question. I've come to give a statement. If it's fine with you, I'll give a statement. If it's not fine, then we can make it. This is a story that has been making headlines. इस केस को समझने के लिए हमें छोटी से छोटी डिटेल के बारे में समझना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन हमें छोटी से छोटी डिटेल्स को समझना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों ने कहीं से वीडियो स्किप नहीं करनी, वरना ये केस आपको समझ नहीं आएगा। 16 मई 2008 इंडिया के नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर सेक्टर 25 के अपार्टमेंट के अंदर रहती थी एक फैमिली, तलवार फैमिली। तलवार फैमिली के अंदर बेसिकली 4 लोग होते थे। राजेश तलवार जो कि इस फैमिली के ऑनर थे, उसके बाद नुपुर तलवार जो कि राजेश तलवार की मिसेज थी, और इनकी एक छोटी बेटी आरुषि तलवार जो कि 13 साल की थी। राजेश बेसिकली एक डेंटिस्ट थे और एक हॉस्पिटल के अंदर काम करते थे, और साथ में उनका एक पार्ट टाइम क्लिनिक भी था। नुपुर भी एक डेंटिस्ट थी और इनका भी एक छोटा सा क्लिनिक था। दोनों एक ही अस्पताल के अंदर काम करते थे और दोनों शाम को एक ही क्लिनिक पर भी काम करते थे। मतलब अगर हम देखें तो फाइनेंशियली ये फैमिली बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। इस फैमिली के पास पैसा भी था, इस फैमिली के पास अपना अपार्टमेंट भी था। इनकी बेटी थी आरुषि तलवार, एक 13 साल की हंसमुख लड़की। आरुषि की दोस्त एक फिजा ने यह बताया था कि आरुषि बहुत ज़्यादा शाय है, लेकिन जब भी कोई भी इससे मिल लेता है या किसी की से दोस्ती हो जाती है तो ये उसके साथ बिल्कुल एक नॉर्मल हो जाती है। आरुषि को बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लेने का शौक था। मतलब आरुषि बहुत हर छोटे छोटे मूवमेंट की पिक्चर लेती थी, हर छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करती थी। और आरुषि बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आरुषि का आगे 14th बर्थडे आने वाला था। मतलब आरुषि अब 14 साल की होने वाली थी और उसका 14वां बर्थडे आ रहा था और वो अपनी इस पार्टी के लिए प्लानिंग कर रही थी। इसके अलावा इस घर के अंदर एक और इंसान रहता था जिसका नाम था हेमराज। हेमराज बेसिकली एक 45 साल का आदमी था जो कि नेपाल से ताल्लुक रखता था। हेमराज तलवार फैमिली के अंदर पिछले 15 सालों से रह रहा था। मतलब हेमराज उनके लिए खाना बनाता था, उनके छोटे काम करता था और रहता भी वो इसी फैमिली के अंदर था। तलवार फैमिली ने उसको एक छोटा सा अपार्टमेंट दिया हुआ था जिसके अंदर वो रहता था। नेपाल के अंदर हेमराज की एक मिसेज थी और उसके बच्चे थे। हेमराज हर महीने जो भी पेमेंट उसको मिलती थी वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को नेपाल के अंदर भेजता था। हेमराज एक बहुत नॉर्मल इंसान था, किसी से कोई फालतू बात नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। और जो लोग हेमराज से मिल चुके थे वो ये कहते थे कि ये इंसान किसी से कोई फालतू बात नहीं करता, मतलब बस काम से काम और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हम बात करते हैं इस केस की कि आखिर ये केस था क्या। वेल दोस्तों, 16 मई 2008 की रात को राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों घर के अंदर मौजूद होते हैं। राजेश अपने ड्राइवर के साथ घर पहुंचता है जिसका नाम था उमेश। उमेश ये देखता है कि आरुषि और नुपुर दोनों टेबल के ऊपर राजेश का इंतजार कर रहे थे। राजेश वहां पहुंचता है, ये तीनों बंदे टेबल के ऊपर बैठते हैं और टेबल के ऊपर खाना खाते हैं। इनके साथ हेमराज भी मौजूद होता है। सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा होता है। उसके बाद राजेश और नुपुर आरुषि को एक सोनी का नया कैमरा देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि आरुषि को पिक्चर्स लेने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उसके पेरेंट्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको बर्थडे से पहले ये कैमरा गिफ्ट कर दें ताकि वो इनसे अपने दोस्तों के साथ और अपनी बर्थडे की फ़ोटोज़ ले और एक मूवमेंट बनाकर रख ले, सारी ज़िंदगी उसके पास वो तस्वीरें रहें। इसी वजह से लोगों ने एक कैमरा जो था वो आरुषि को गिफ्ट में दे दिया। आरुषि बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आरुषि ने उस कैमरे से तस्वीरें ली, अपनी भी और अपने पेरेंट्स की भी, और उसके बाद अपने कमरे में जाकर पहुँच गई। अब यहाँ एक मैं आपको बात बताऊँगा जो कि आप लोगों ने नोट करनी है। ठीक रात को 11:30 बजे एक यूएस से कॉल आती है तलवार फैमिली के लैंडलाइन नंबर पर, जो कि राजेश तलवार उठाते हैं और उससे कुछ बात करते हैं। इसी दौरान नुपुर आरुषि के कमरे के अंदर चली जाती है आरुषि को देखने के लिए, और आरुषि वहाँ एक बुक पढ़ रही होती है जिसका नाम था 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। नुपुर बहुत ज़्यादा खुश होती है, आरुषि के पास बैठती है, सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था। इसके बाद नुपुर अपने कमरे में चली जाती है। राजेश अपने लैपटॉप के ऊपर कुछ ईमेल वगैरह सेंड करता है
और सिस्टमेटिकली सिस्टम के मुताबिक जो राजेश ने आखिरी ईमेल सेंड किया था वो था 11:57 का। इसके अलावा ये फैमिली सो जाती है। हेमराज की बात करते हैं तो हेमराज भी अपने कमरे के अंदर जाकर सो जाता है। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में तलवार फैमिली के पास एक नई काम वाली आती है जिसका नाम होता है भारती। वो बेसिकली घर में काम शाम करने के लिए आई थी, किसी ने उसको रेफर किया था तो वो इस फैमिली के पास आ गई थी। वो आकर दरवाज़ा नॉक करती है। काफ़ी देर दरवाज़ा नॉक होता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। फाइनली नुपुर तलवार जो कि राजेश की और अरुषि जो कि राजेश की बीवी और अरुषि की माँ होती है वो उठ कर आती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर हेमराज कहाँ है, उसने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। लेकिन उसको लगता है कि शायद हेमराज बाहर दूध लेने गया होगा। वो टेरेस से बाहर झांकती है तो भारती खड़ी होती है। भारती उसको कहती है कि मुझे आप घर की चाबी दें ताकि मैं घर के अंदर एंटर हूँ। नुपुर ऊपर जाती है और ऊपर से चाबियाँ बाहर टेरेस से भारती के ऊपर फेंकती है। इस घर के अंदर 2 टेरेस होते हैं। एक टेरेस मैंने आपको बता दिया जहाँ से भारती को चाबियाँ दी जाती हैं। दूसरे टेरेस का भी मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो के आखिर में। भारती चाबियां उठाती है और चाबियां उठाकर दरवाजा खोलने लगती है। लेकिन जैसे ही भारती दरवाजा खोलने लगती है तो वो देखती है कि दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है। अब नुपुर बहुत ज्यादा परेशान होती है कि अगर हेमराज दूध लेने गया भी था तो वो दरवाजा लॉक करके गया होगा, आखिर उसने दरवाजा क्यों खोला हुआ है। अभी यही चीज चल रही होती है कि अचानक ऊपर से राजेश के रोने की आवाज आती है और वो जोर जोर से कह रहा होता है, हेमराज ने देखो क्या कर दिया, हेमराज ने देखो क्या कर दिया। भारती फौरन भागकर ऊपर जाती है और नुपुर भी राजेश के पास जाती है। राजेश उस वक्त अरुषि कमरे के अंदर होता है और जो मंजर ये लोग देखते हैं वो मंजर देखकर इनके पाँवों के नीचे से जमीन हिल जाती है। अरुषि इज डेड। अरुषि की डेड बॉडी बिस्तर के ऊपर पड़ी होती है। उसके मुंह पर उसका स्कूल बैग होता है, उसके जिस्म के ऊपर चद्दर होती है, उसके सर के ऊपर एक बहुत भारी जख्म होता है और उसका गला किसी ने बहुत बेदर्दी से काटा हुआ होता है। ये सब कुछ देखकर ये पूरी की पूरी फैमिली शौक में आ जाती है। इन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं। ये फैमिली फौरन से पुलिस को फ़ोन करती है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुलिस हमेशा आने में टाइम लगाती है। पुलिस को आने में 2 घंटे लग जाते हैं। और जब पुलिस घर में आती है तो वो मंजर देखती है कि पूरे घर के अंदर मीडिया ही मीडिया है। आसपास के 15-20 लोग इस घर के अंदर मौजूद हैं और सारे एक अरुषि के पास बैठे हुए हैं, सारे अरुषि के कमरे के अंदर हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जैसे ही पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो वहाँ एक बात और सामने आती है और वो बात ये थी कि राजेश ने आरुषि के कमरे को मुकम्मल तौर पर साफ करवा दिया था। जब राजेश से ये बात पूछी गई तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी के रूम के अंदर कोई ऐसे आए जहां मेरी बेटी की सारी चीज़ें पड़ी हों और मेरी बेटी इस कंडीशन में हो। पुलिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि सफाई के दौरान बहुत ज़्यादा क्लूज गायब हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए मिलती हैं 2 चीज़ें। एक चीज़ मिलती है टेबल के ऊपर बाहर एक विस्की की बोतल जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स के निशान होते हैं और खून लगा होता है। पुलिस उनके सैंपल उठा लेती है। इसके अलावा पुलिस कमरे के अंदर से बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स भी लेती है, लेकिन वो फिंगरप्रिंट इतने ज़्यादा होते हैं कि पुलिस को समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। और दूसरी चीज़ वो ये होती है कि टेरेस का जो दरवाज़ा होता है, जो दूसरा टेरेस का दरवाज़ा है, उस टेरेस के दरवाजे के ऊपर ब्लड लगा होता है। पुलिस कहती है कि इस टेरेस के दरवाजे को खोला जाए, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात होती है और अजीब बात ये होती है कि राजेश जो कि आरुषि का वालिद था, फादर था, वो इस टेरेस के दरवाजे को खोलने से इनकार कर देता है और कहता है कि इसको लॉक लगा हुआ है और इसकी चाबियां नहीं मिल रही। पुलिस फोर्स करती है कि हमें चाबी दीजिए, हमने टेरेस के ऊपर देखना है कि क्या है क्या नहीं। तो राजेश पुलिस को 25,000 रुपये की ऑफ़र करता है और सबसे मिस्टीरियस चीज़ तो ये है कि पुलिस उस 25,000 रुपये की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है और पुलिस उस दरवाजे को खोलती ही नहीं है। पुलिस सारे क्लू लेकर वापस चली जाती है और अगले दिन आरुषि का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहली चीज़ ये सामने आती है कि जिसने भी आरुषि का गला काटा था बहुत ही प्रोफेशनली से काटा था। मतलब आरुषि का गला ऐसे बिल्कुल तरतीब में कटा हुआ था जैसे किसी ने बहुत सुकून से और बड़े आराम से उसका गला काटा हो। दूसरी चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है वो ये होती है कि आरुषि के सर पर एक बहुत भारी चीज़ से वार किया गया था। मतलब कि पहले आरुषि के सर पर बहुत भारी चीज़ से वार किया गया था, उसके बाद आरुषि का गला काटा गया था। और तीसरी चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है जिसने इस केस को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया वो ये था कि आरुषि की बॉडी के ऊपर भी चेंजिंग थी। मतलब आरुषि की बॉडी को बहुत तरीके से साफ़ किया गया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको मिटा दिया गया था। बहुत सारे ऐसे प्रूफ थे जो कि अब उसकी बॉडी के ऊपर थे ही नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद फ़ौरन राजेश
आरुषि की बॉडी को अपने घर लेकर आते हैं और उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। आरुषि की आखिरी रसूमात के अंदर उसकी दोस्त फिजा भी आती है, जो कि ये बात कहती है कि आरुषि बहुत ज़्यादा खुश थी। अभी कल की बात है कि वो मेरे साथ बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो परेशान थी लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और आज उसकी डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी है, ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो रोने लग जाती है। पुलिस चली जाती है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और तलवार फैमिली ऐसे ही बिल्कुल चुपचाप रह जाती है। लेकिन अगले दिन एक और एक्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं जिनका नाम होता है के गौतम, जो कि राजेश तलवार के करीबी दोस्त होते हैं। वो आरुषि की ताज़ियत के लिए राजेश तलवार के पास आते हैं। वो जैसे ही आते हैं तो वो पूरे घर को देखते हैं कि टेरेस के दरवाजे के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। वो इधर उधर देखते हैं और उसके बाद वो फ़ौरन टेरेस के दरवाजे के ऊपर चले जाते हैं। जब वो देखते हैं कि टेरेस के दरवाजे के ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो लॉक है, तो वो फ़ौरन अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कॉल करते हैं और उनको कहते हैं कि जल्दी से इधर आ जाओ। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले के गौतम एक ही बात करते हैं कि आप लोगों ने टेरेस का दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, जिस पर यह कहा जाता है कि टेरेस के दरवाजे की चाबियाँ हमें नहीं मिल रही थी। जिस पर के गौतम एक बहुत ही नॉर्मल बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग टेरेस का दरवाज़ा तोड़ देते, इसमें कौन सी मसला था। इन्वेस्टिगेशन टीम फ़ौरन इस बात की तरफ आती है और वो फ़ौरन से टेरेस का दरवाज़ा तोड़ती है, और टेरेस का दरवाज़ा खुलने के बाद जो चीज़ उनके सामने आती है वो उनके होश उड़ा देती है। टेरेस के ऊपर हेमराज की 2 दिन पुरानी गली सड़ी बॉडी पड़ी होती है, जो कि मुकम्मल तौर पर गर्मी की वजह से डिकम्पोज हो चुकी थी, और उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा वाटर पैनल रखा हुआ था, जिससे किसी को ऊपर से अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि टेरेस के अंदर ये चीज़ छुपी हुई है। फ़ौरन से इन्वेस्टिगेशन टीम हेमराज की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है, और पोस्टमार्टम में जो चीज़ सामने आती है वो इस केस को मुकम्मल तौर पर हिला देती है। पोस्टमार्टम के अंदर ये चीज़ सामने आती है कि जैसे सेम आरुषि का गला काटा गया था, जैसे उसके सर पर भारी चीज़ से वार किया गया था, सेम वैसे ही हेमराज का भी गला काटा गया था और उसके सर के ऊपर भी भारी चीज़ से वार किया गया था। और इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ख़तरनाक इस केस के अंदर सामने आती है वो ये थी कि हेमराज की कमर मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी, जिससे साफ ये बात पता लग रही थी कि हेमराज को पहले मारा गया है और उसके बाद हेमराज की लाश को घड़ीस कर टेरेस के ऊपर लेकर जाया गया है। एक और चीज़ जो पोस्टमार्टम में आई वो ये थी कि हेमराज ने उस रात खाना नहीं खाया था। मतलब अगर पूरी फैमिली खाना खा रही थी तो हेमराज ने खाना क्यों नहीं खाया। और इसके अलावा एक बात और जो सामने आती है वो ये आती है कि हेमराज उस रात सोया ही नहीं था। उस रात हेमराज ने अपना बिस्तर लगाया ही नहीं था। अब आखिर हेमराज सोया ही नहीं था तो वो कौन सा इंसान था जिसने इन दोनों को एक ही तरीके से इतने ख़तरनाक और बेरहम तरीके से मार डाला। ये बहुत ही अजीब सा सीन बन चुका था। पूरे शहर के अंदर ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि 2 लोगों को एक ही तरीके से मार दिया गया है और अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। सीबीआई ने इस केस को फ्रेश तरीके से डील करना शुरू किया और सीबीआई ने उसके बाद रिमार्क्स दिए, और जो रिमार्क्स सीबीआई ने दिए उसने मीडिया और पूरे शहर को हिला दिया। सीबीआई ने ये मार्क्स दिए कि राजेश तलवार ने ही हेमराज और अपनी बेटी आरुषि तलवार को मारा है। ये न्यूज़ जंगल में आग की तरह पूरे इलाके के अंदर फैल गई। किसी को भी इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सीबीआई ने कहा कि आप चीज़ों को देखें, क्यों राजेश तलवार ने आरुषि तलवार की बॉडी को साफ़ किया, क्यों उसने फिंगरप्रिंट्स को साफ़ किया, क्यों उसने कमरे को साफ़ किया। और सीबीआई ने यह बात भी कही कि हो सकता है कि राजेश तलवार ने कोई ऐसी चीज़ देखी हो उस रात जो उससे बर्दाश्त ना हुई हो, क्योंकि उस रात एक चीज़ और हुई थी। उस रात एक अनमोल नाम के लड़के ने आरुषि तलवार से रब्ता किया था। कहा जाता था कि ये लड़का आरुषि तलवार का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि ये आरुषि तलवार का बॉयफ्रेंड था, जो कि उस रात 12 बजे तक आरुषि तलवार को कॉल करता रहा था। और उसके बाद उसने आरुषि तलवार को एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था, जो कि आरुषि तलवार को आज तक मिला ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक तकरीबन 9 बजे आरुषि तलवार का फ़ोन ऑफ हो गया था। अब वो फ़ोन ऑफ हुआ था या ऑफ किया गया था, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका। सीबीआई ने यह भी कहा कि हो सकता है कि उस रात राजेश तलवार ने कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो कि उनसे बर्दाश्त ना हुई हो और उन्होंने आपे से बाहर आकर आरुषि तलवार को मार दिया हो। और हेमराज उसका एक चश्मदीद गवाह था, इसी वजह से हेमराज को भी सेम उसी तरीके से मार दिया गया हो। सीबीआई ने यह थ्योरी अदालत के अंदर पेश की और कोर्ट ने नुपुर तलवार और राजेश तलवार दोनों को उम्र कैद की सज़ा दे दी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील की गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह सज़ा मुअत्तल कर दी
और उसकी वजह यह थी कि यह सिर्फ थ्योरी थी, कोई सॉलिड सबूत मौजूद नहीं था। किसी को ये नहीं पता था कि आखिर उस रात क्या हुआ था, और ना ही किसी के पास कोई सबूत था कि आखिर उस रात एग्जैक्ट हुआ क्या था। और सिर्फ इसी बिना पर इन दोनों को बरी जिम्मा कर दिया गया। लेकिन इन दोनों को बरी जिम्मा करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि इन लोगों ने कुछ किया नहीं, बल्कि ये था कि ये लोग प्रूव नहीं कर सके। आज इतने साल गुजरने के बाद भी ये केस अभी तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। आज तक नहीं पता चल सका कि आखिर उस रात हुआ क्या था, उस रात किसने आरुषि तलवार और हेमराज को मारा था। क्या वो राजेश और नुपुर थे, या वो कोई तीसरा बंदा था? क्योंकि ना ही कोई खिड़की टूटने की, ना ही कोई दरवाज़ा खोलने की, और ना ही सिक्योरिटी गार्ड ने किसी भी किस्म के इंसान को अंदर या बाहर जाते हुए देखा था। और ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि आज तक हमें इस केस को पढ़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि आखिर उस रात क्या हुआ था। राजेश ने अगर उस रात 11:30 बजे यूएस की कॉल रिसीव की थी, तो अनमोल ने जो 12 बजे लैंडलाइन के ऊपर कॉल की थी, वो राजेश ने क्यों रिसीव नहीं की? इसके अलावा राजेश ने अपनी बेटी आरुषि का कमरा क्यों साफ करवाया था? इसके अलावा जब आरुषि के कमरे के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो आरुषि के मैट्रेस का थोड़ा सा हिस्सा काटा गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन बाद में उस पूरे मैट्रेस को साथ वालों के टेरेस के ऊपर फेंक दिया गया था। आखिर उसको क्यों फेंका गया था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राजेश ने पुलिस को 25,000 रुपए की ऑफर क्यों की थी कि वो टेरेस के ऊपर ना जाए? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक हमें नहीं मिल सके। लेकिन इस केस को पढ़ने के बाद और इस केस को स्टडी करने के बाद मुझे एक ही चीज़ जो है वो मेरी समझ में आई है कि यार जो भी था, जैसा भी था, आरुषि सिर्फ एक 13 साल की बच्ची थी। आखिर उसने ऐसा क्या काम कर दिया था कि उसको इतनी बेरहमी से और बेदर्दी से मार दिया गया? वेल दोस्तों, आप लोगों का इस केस के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ यही 2 चीज़ें चाहिए आप लोगों से। बाकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इस तरह के एक नए केस में, नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।